आज हम लोग हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित टॉर्च बेचने वाले के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका क्लास 11 अंतरा किताब का एक अध्याय है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात 1947 में वे स्वतंत्र लेखन से जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एमए कहाँ से किया, तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा में एमए किया और 1947 में अध्यापन कार्य करने के बाद स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए। मतलब किसी कंपनी से नहीं जुड़े बल्कि अपना ही लेखन कर रहे थे। उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली, तो उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा दी। व्यंग विधा का मतलब होता है जिसमें बातों का व्यंग दिखे, उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि जब हम बोले अरे क्या बताएं, राहुल तो बड़ा महान लड़का है, रोज़ जाता है, कुछ बेगारी करता है, चलाता है, मतलब किसी के बारे में खराब बात बोलना, लेकिन इस तरह से बोलना कि वो खराब ना लगे, उसे व्यंग कह सकते हैं। उनके व्यंग लेखकों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा भाव प्रदान करेगा, इसे भी वह बखूबी जानते थे। परसाई मतलब हरिशंकर परसाई, इसने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। कितना? 2 दर्जन से अधिक पुस्तक, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेवानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो क्या सर इतना नाम याद करना पड़ेगा? नहीं, आप कोई भी कम से कम 2 ठो याद रखिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। लेकिन हाँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं और पूछा जाएगा क्या ये चारों है या इनमें से कोई एक है, तो भाई कौन सा होगा आप पढ़ा रहिएगा तभी याद हो सकता है, थोड़ा पढ़ते चलना है। कहानी संग्रह तो समझ में आ ही गया होगा, कहानियों का संग्रह। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास का मतलब हो गया जो बहुत सारा कहानी एक साथ मिला मिला करके लिखते जाते हैं, जिसको एक दिन में पढ़ना संभव नहीं हो पाता, उसे उपन्यास कहते हैं। अब आते हैं निबंध संग्रह, तो निबंध वगैरह भी लिखे हैं। इसके अलावा विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है? उनका व्यंग लेख है कि आजकल लोग इतना ज़्यादा श्रद्धा में पागल हो गए हैं कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनका समग्र साहित्य किसमें प्रकाशित हुआ? परसाई रचनावली में। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर भी प्रहार किया। हमारी किताब में जो दिया हुआ है इनकी रचना, उस रचने का नाम है टॉर्च बेचने वाले, लेकिन ये भी जो है एक टाइप का व्यंग लेख है। अब बोलेंगे सर इसको आप कैसे कहानी नहीं बोल के व्यंग लेख क्यों बोल रहे हैं? तो इसमें जो है टॉर्च के माध्यम से हमारी श्रद्धा के ऊपर एक व्यंग किया गया। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं अभी हाल ही में तपोवन गया था, तो वहाँ ऊपर पहाड़ पे चढ़ते जा रहे थे, कोई एक बिहारी महिला आई थी, वो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगहों पर सिंदूर लगा लगा करके हर जगह को बजरंगबली का प्रतिमा बता दिया जा रहा था, और सभी लोग अपना कुछ इनकम भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन हर जगह तो प्रतिमा लगा देना एकदम पहाड़ी वीरान जगहों पर कहीं ना कहीं गिरने का खतरा बढ़ जाता है ऐसे स्थानों पर। तो लेकिन लोग श्रद्धा के कारण उन सभी स्थानों पे जा रहे थे। बहुत सारे मोटे मोटे लोग तो जा के फंस जा रहे थे पहाड़ों के बीच में, तो दिक्कत भी काफ़ी होता है। तो इसमें भी परसाई जो है आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार करते हैं। अब आते हैं टॉर्च बेचने वाले। हाँ, लेकिन एक बात यह है, उसी के कारण बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी भी मिलती है, नहीं तो रोजी रोटी नहीं मिल पाएगी। टॉर्च बेचने वाले, इसमें देखिए स्टार्टिंग कहाँ से है। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा। इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया बाहर गया था।
दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया और दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। यह सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। तो ये जो टॉर्च बेचने वाला कौन सा टॉर्च बेचता है? सूरज छाप टॉर्च बेचता है। लेकिन आप बोल रहा है कि अब हम नहीं बेचेंगे। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो क्या? क्योंकि जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? किससे दीक्षा लिए कि जो बोल रहे हैं अब टॉर्च वॉर्च नहीं बेचेंगे? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपने ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। आध्यात्मिक बातें हो गई ना। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर में कैसे घुस गया भाई? जो तुम बोल रहे हो ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। नॉर्मल आदमी ऐसा बोलता है क्या? तब बड़का भरी तो रंका बोल लगल चलो कि बुझी जाओ, ऐसे बोलता है। लेकिन ये बहुत प्रेम से बोल रहा है। आप लोग भी ध्यान रखिए, जब भी किसी से लड़ाई हो तो ऐसे बोलिए, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई क्या कारण हुआ जो तुम ऐसा बोल रहे हो? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिससे ने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। बोला कि एक घटना है जिसके कारण मेरा जीवन बदला है। हालांकि हम बताते किसी को नहीं, लेकिन जब यहाँ रहेंगे ही नहीं तो यहाँ तो बता ही सकते हैं। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? आप लोग को ये समझ भी लगता है, पैसा कहाँ से पैदा करें? ट्यूशन आए नहीं आए, सर पैसा मैनेज हो गया। तब राहुल पैसा लाया है? तो बड़ा मुश्किल सवाल था। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे पड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने बोला कि चलो इस सवाल को छोड़ते हैं, लेकिन बोले नहीं भाई, इस सवाल को कैसे छोड़ दोगे? पैसा तो पैदा करना पड़ेगा। दाढ़ी मूछ होने लगा, अब नहीं पैदा करेंगे तो कब करेंगे? तब मैंने कहा, चलो इसे हल ही कर दे। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त पर हम यहाँ मिलेंगे। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चले? मैंने कहा, नहीं यार, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं, एक एक काम करने नहीं जाते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे? अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने से किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या तो मैदानों को मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता, बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बीन जाते हैं, वह गिरता है और उसके घुटने लुलहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पाँव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। ऐसा कह कह करके टॉर्च बेचने वाला क्या करता था? टॉर्च बेचा करता था। बता, टॉर्च बिकेगा या नहीं बिकेगा? पूरा बिकेगा। कि भैया रात में सांप पर पैर पड़ेगा तो सचो अरे काटिल तो बढ़िया चल जाए टॉर्चवा किल। आपने तो देखा ही होगा साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों यह सही है, अंधेरा है मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देती है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरों को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ उजाड़ करें। साहब मेरे टॉर्च बिक जाती और मेरे मज़े में ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। ये लोग दोस्त दोनों एक साथ मिलकर किया था निर्णय कि 5 साल के बाद ठीक इसी जगह पर इसी समय को आकर के मिलेंगे। मतलब वो मूवी में भी लिखा हुआ है, वो कौन सा था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर न किसी में था, याद नहीं आ रहा मुझे।
अब कह रहा है वहाँ दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया? अब वह इस असार संसार में नहीं है। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा पास के मैदान में खूब रोशनी है। एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, सवरी हुई लंबी दाढ़ी है, पीठ पर लहराती लंबी केस है। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मियों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई दे रहा हो, जिसे वे भाषण दे रहे थे। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्यों को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उनके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए बैठी है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई है, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए, लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई। पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। क्यों भाई, क्यों डांटा भाई? क्योंकि वहाँ पर संत प्रवचन दे रहे हैं और तुम प्रवचन में हंसोगे तो लोग डांटवे नहीं करेगा। अब कह रहा है, भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुँचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। जैसे ये बोलता था वैसे ही वो संत बोल रहा था। अंधकार में प्रकाश की किरण है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा पूरा, क्योंकि इसको हंसी आ रहा था कि टॉर्च भी हम भी ऐसे ही बेचते हैं जैसे ये भाषण दे रहा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी, मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहाँ पर ड्राइवर है मेरा दोस्त, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलेगा। बंगले पर पहुँचकर मुझे याद आ गया कि वहाँ ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में? उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते थे? बोला, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? बोला, क्यों लगता है? बोला, मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कहता है। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तो उनको रहस्यमय ढंग से कहता है। मैं अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, और तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम भी टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने, साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में से कभी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना। मैं खुद भरे दोपहर में लोगों से कहता हूँ, अंधकार छाया है, बताओ किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सही ढंग से कहा, तेरी बात तो ठीक ही है, लेकिन मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए कार्ड टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत मिल जाती है। तो 1-2 दिन रह तो मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा। वो खर बात तुम भी क्या करना, साधु बाबा बन जाना, खूब टका कमाएगा। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर अपना नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा, बोला, बस 1 महीने की देर और है, दाढ़ी और क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ।
धन्यवाद। मैं आशीष सर आपके साथ। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था बताइए। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका जन्म 1922 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1922 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1995 में हुई। 1947 जो आप बोल रहे हैं, 1947 में वे अपना पढ़ाई पूरा करके काम में जुट गए थे। ठीक है, उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? उन्होंने वसुधा पत्रिका निकाली। कहाँ से निकाली? तो जबलपुर से निकाली। परसाई ने कितने पुस्तकों की रचना की? तो परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तक की रचना की। उनके किसी कहानी संग्रह का नाम बताएं। तो हंसते हैं रोते हैं या जैसे उनके दिन फिरे। परसाई के एक उपन्यास का नाम बताएं। तो तट की खोज। निबंध संग्रह का नाम बताएं। और अंत में उनके किसी व्यंग लेख का नाम बताएं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर। परसाई का समस्त साहित्य किसमें प्रकाशित हुआ है? तो इसका समस्त साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भाग में प्रकाशित हुआ। ये लाइन हाईलाइटेड नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। उनका साहित्य किसमें प्रकाशित हुआ? तो परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हुआ। आपकी किताब में किस पाठ का वर्णन है? तो टॉर्च बेचने वाले की कहानी का वर्णन है। इसके माध्यम से आस्थाओं के बाजारीकरण पर प्रहार किया गया है। किस कंपनी का टॉर्च बेचा करता था? सूरज छाप टॉर्च। इसमें कितने दोस्तों का वर्णन है? एक दोस्त संत बन जाता है और एक दोस्त टॉर्च बेचने का धंधा करता है। और ये लोग कितना साल पहले सोचा था कि हम लोग कोई काम करके पैसा बनाएंगे? 5 साल पहले। और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ता में चल दिया, क्योंकि वो लोग सुन रखा था कि भाई कभी भी एक साथ नहीं जाना चाहिए, अलग अलग जाना चाहिए, और फिर 5 साल के बाद मिलेंगे। अच्छा, जो वहाँ पे भावी पुरुष बैठे हुए थे वह किसकी तरह लग रहे थे? फिल्मों के संत की तरह लग रहे थे। और जब उसका दोस्त उसे पहचान लेता है तो वह क्या बोलता है? हाथ पकड़ करके गाड़ी में बिठा देता है, बोलता है सारी बातें घर जाकर ज्ञान चर्चा होगी। ये ना बोला था वो, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं पर ज्ञान चर्चा होगी। लेकिन दोस्त ने उसे क्या कहा था? जब यह एकदम बहुत रहस्यमयी बातें बता रहा था अकेले में, तब यह क्या बोला कि साले फिलॉसफी मत भगा, ये बता तू इतना दौलत कहाँ से कमा लिया है। अंत में वो अपने दोस्त के पास कितना दिन रहा? 2 दिन। और तीसरा दिन क्या किया? टॉर्च का पेटी फेंक करके नया काम शुरू किया। चलिए, अब आप लोग क्या कीजिए, चूँकि 11th में इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है या ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो सब्जेक्टिव भी बनाना है, ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, तो आप लोग बनाना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आशीष सर आपके साथ।